स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज हम बात कर रहे हैं रोग निदान के बारे में नेक्स्ट चैप्टर की। ठीक है, जो चैप्टर 4 है व्याधि शमन तथा अति संवेदनशीलता। ठीक है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हम चल ही रहे हैं। तो उसमें आज हम जो बात करने वाले हैं वो क्या है, महर्षि पुनर्वसु आत्रेय ने जो स्पष्ट किया। अच्छा, व्याधि शमत्व। व्याधि शमत्व क्या होता है? व्याधि शमत्व का मतलब हो गया इम्यूनिटी, व्याधि को सहने की क्षमता। ठीक है, तो व्याधि शमत्व यानी कि व्याधि को सहने की जो क्षमता है। ठीक है, अच्छा, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उसी को हिंदी में अगर हम कहें तो व्याधि शमत्व कहेंगे। ठीक है, तो जिसके अंदर, जैसे सभी के अंदर हमारे जो शरीर है वो त्रिदोषज है। ठीक है, इसमें से एक भी दोष के कुपित होने पर क्या होता है, हमारे शरीर में रोग की उत्पत्ति हो जाती है। या तो क्षय हो या वृद्धि हो या कोई कुपित हो गया हो तो क्या होता है, हमारे अंदर जो होता है वो क्या हो जाता है, डिसीज हो जाता है यानी कि रोग हो जाता है। ठीक है, तो उस रोग को सहने की जो हमारी शक्ति होती है उसे कहते हैं व्याधि शमत्व। ठीक है, उसके बाद पुनर्वसु आत्रेय ने कहा, स्पष्ट किया है कि सभी आपत्ति समान रूप से दोष प्रकोपक नहीं होते। मतलब हमेशा हर चीज हमारे दोष को ही नहीं प्रकोपित करती, सभी दोष भी दोष समान बल वाले नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सभी जो दोष होते हैं वो समान बल वाले भी नहीं होते तथा शरीर में भी हमारे क्या होता है, सभी समान रूप से व्याधि शमत्व नहीं होते। मतलब जैसे सबकी जो अपनी अपनी व्याधि को सहने की क्षमता होती है, जो इम्यूनिटी होती है वो सबको अलग अलग होती है। किसी को बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है, किसी को बहुत देर से जुकाम होता है, किसी को हर महीने बुखार आ जाता है, किसी को हर महीने नहीं आता। तो ये जो व्याधि को सहने की क्षमता है वो क्या कहलाती है, व्याधि शमत्व कहलाती है। ठीक है, तो इस चैप्टर को दो उसमें बांटा गया, व्याधि को दो भेदों का। इस संदर्भ में आचार्य चक्रपाणी ने व्याधि शमत्व का विस्तार से उल्लेख करते हुए दो भेदों का वर्णन किया है, व्याधि बल विरोधित्व और व्याधत्व उत्पाद प्रतिबंध कत्व। ठीक है, अर्थात उत्पन्न हुई व्याधि के बल को घटाना तथा नवीन व्याधि को उत्पन्न होने की रोकने की शक्ति को व्याधि शमत्व कहते हैं। क्या कि जो उत्पन्न हुई व्याधि है, चलो कोई बात नहीं, दोष भी कुपित हो गए, व्याधि भी हो गई। ठीक है, अब उस व्याधि के बल को घटाना और नवीन व्याधि को उत्पन्न ना होने देना, ये क्या है, ये व्याधि शमत्व है। ठीक है, उसके बाद मनुष्य की व्याधि शमत्व या रोग प्रतिरोधक क्षमता की शक्ति भी होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, या तो व्याधि शमत्व कह दे या कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता की तुलना निम्न दो भावों से की गई है। किस किस से, ओज से और बल से। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, ओज के बारे में पढ़ने वाले। ओज का क्या मतलब होता है, इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी शरीर में विद्यमान रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन 7 धातुओं का जो सार भाग है वो क्या है, ओज कहलाता है। ओज को बल भी कहा गया है। शरीर में उपस्थित प्राकृतिक श्लेष्मा की वस्तुतः शरीर का बल व ओज है। आचार्य चरक तथा आचार्य सुश्रुत ओज को प्राणायाम यत्नों में उत्तम मानते हैं। आचार्य सुश्रुत अनुसार ओज सब धातुओं का परम तेज तथा बल है। आचार्य क्या है कि ओज क्या होती है, शरीर में विद्यमान रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि का जो होता है सार भाग होता है, सारभूत अंश जो होता है वो क्या होता है, ओज होता है। ठीक है, ओज को बल भी हम कहते हैं। शरीर की उपस्थिति में प्राकृतिक श्लेष्मा ही वस्तुतः शरीर का बल व ओज है। आचार्य चरक तथा आचार्य सुश्रुत ओज को प्राणायतनों में क्या मानते हैं, उत्तम मानते हैं। आचार्य सुश्रुत अनुसार जो ओज सब धातुओं का क्या है, परम तेज तथा बल है। आचार्य भागवत ने, आचार्य शारंगधर ने इसे शुक्र की उपधातु मानते हैं और आचार्य वांगभट्ट क्या मानते हैं, शुक्र का बल मानते हैं। ठीक है, ओज की उत्पत्ति एवं पोषण। ओज की उत्पत्ति कैसे होती है, ओज की उत्पत्ति 7 धातुओं के सार भाग से होती है। ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार मनुष्यों के शरीर में सर्वप्रथम ओज ही उत्पन्न होती है। ठीक है, ओज का पोषण भी अन्य धातुओं के समान आहार रस से होता है। ठीक है, उसके बाद ओज का स्थान व स्वरूप। अगर हम ओज का स्थान और
स्वरूप की बात करें तो क्या होता है, ओज का स्थान हृदय माना गया है। स्वरूप दो आचार्यों ने अलग अलग माना है, ठीक है। हृदय में रहने वाला ओज कैसा होता है, किंचित रक्त वर्ण का तथा कुछ पीतता लिए हुए होता है, या तो किंचित रक्त वर्ण का होता है या पीतता लिए हुए होता है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में सर्वप्रथम जिस ओज की उत्पत्ति होती है वो कैसी होती है, उसके गुण कैसे होते हैं, घृत वर्ण का, मधु के समान रस वर्ण वाला तथा लाजा गंधी होता है। आचार्य श्रुत ने ओज को शुक्ल वर्ण का, सौम्य, स्निग्ध, शीत तथा मृदु माना है। अब ओज के भेद, ओज के दो भेद होते हैं, परोज और अपरोज। जो परोज होती है वो क्या होता है, अष्ट बिंदु प्रमाण वाला ओज होता है, और अपरोज क्या होता है, अर्ध अंजनी प्रमाण वाला होता है। परोज जो होता है वो हृदय में स्थित होता है, जिसके नष्ट होने पर मृत्यु हो जाती है, और जो अपरोज होता है वो सर्व शरीर में व्याप्त होता है, ठीक है। ओज के गुण कैसे होते हैं, गुरु होते हैं, शीत होते हैं, 10 गुण बताए हैं। ओज गुरु होता है, शीत होता है, मृदु होता है, शिलक्षण होता है, बहल होता है, मधुर होता है, स्थिर होता है, प्रसन्न करता है, पिच्छल होता है, और कैसा होता है, स्निग्ध होता है, ठीक है। उसके बाद ओज के कार्य, ओज से क्या होता है, ओज से पीड़ित होकर ही मनुष्य सभी जीवन धारण करते हैं। सभी जीवन कैसे धारण करते हैं, ओज से। ओज के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता, इसका नाश होते ही शरीर भी नाश हो जाएगा। ओज के बिना कोई मनुष्य कभी जीवित नहीं रह सकता, और इसके नाश होने पर क्या हो जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। ओज सार्ग रूप से गर्भ के आदि में अर्थात शुक्र शोणित संयोग के समय गर्भावस्था में तथा जन्म के उपरांत हृदय में उपस्थित रहता है। क्या होता है, ओज का जो सार रूप में होता है वो गर्भ के आदि में अर्थात शुक्र शोणित संयोग के समय गर्भावस्था में तथा जन्म के उपरांत काय में हृदय में उपस्थित रहता है, तथा शरीर का धारण पोषण करता है। और क्या करता है, शरीर में क्या करता है, धारण और पोषण करता है। ओज ही शरीर का क्या है, प्राकृत बल है। ओज हृदय में रहते हुए संपूर्ण चेष्टाओं के लिए शक्ति प्रदान करता है तथा शरीर को नष्ट होने से बचाता है। ओज आयु को धारण करता है तथा प्राणों में से उत्तम होता है। ओज से स्वर्ण वर्ण में प्रसन्नता आती है, और ओज के प्रभाव से ही कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि आदि अपने अपने कार्यों को संपादित करने में उत्तम रूप से प्रवृत्त होते हैं। क्या होता है, ओज के प्रभाव से ही जो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि आदि अपने अपने कार्यों को संपादित करने में क्या होते हैं, उत्तम रूप से प्रवृत्त होते हैं। ओज तथा व्याधि शमत्व, ओज क्या होता है, जो ओज तथा व्याधि शमत्व। अब ओज की और व्याधि शमत्व की क्या है कि ओज शरीर धातुओं का धारण पोषण करने से तथा शरीर का प्राकृत बल होने से रोगों की उत्पत्ति को रोकता है, ठीक है। द्वितीय पक्ष के अनुसार उत्तम हुए रोगों के बल को घटाने का कार्य भी ओज द्वारा ही किया जाता है। जिस प्रकार हम समझ सकते हैं कि व्याधि की उत्पत्ति से शारीरिक धातुओं का क्षय होता है, ठीक है। उसके बाद है आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार मलों का शरीर में निर्धारित समय से अधिक रहना विष की तरह कार्य करता है तथा प्रकोपित हुए दोष का शरीर के मल ही होते हैं तथा दूषियों को दूषित करते हैं। वह शरीर में विष के समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जैसे कि मल हमारे शरीर में कैसे विष की तरह कार्य करते हैं। और क्या अगर दोष प्रकोपित हैं और दूष्य भी प्रकोपित है तो वो भी हमारे शरीर में कैसे कार्य कर रहे हैं, वो भी हमारे शरीर में मल की तरह ही, वो विष की तरह ही कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब 10 गुण वाले व्याधि के बल को नष्ट अथवा कम करते हैं। 10 गुण होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, व्याधि के गुण को या तो नष्ट कर देते हैं या कम कर देते हैं। अगर व्याधि रूप विष के गुण और ओज के गुण, ठीक है, विपरीत होते हैं। अगर व्याधि लघु है तो गुण कैसा होना चाहिए, गुरु होना, ओज के गुण गुरु होने चाहिए। उष्ण है तो शीत होना चाहिए, तीक्ष्ण है मृदु होना चाहिए, विकासी है तो शिलक्षण होना चाहिए, सूक्ष्म है तो बहल होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट है क्या कि अगर अम्ल है तो मधुर होना चाहिए, वायव्य है तो स्थिर होना है, आशु है तो प्रसन्न होना है, विशद है तो पिच्छल होना है, रूक्ष है तो स्निग्ध होना है। तो ये हो गया
ओज। इसका मॉडर्न कोरिलेशन हम बाद में पढ़ेंगे, इम्यूनिटी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं बल। बल शब्द का प्रयोग आयुर्वेदिक ग्रंथों में प्रचुरता से हुआ है। ठीक है, ओज का पर्याय होने पर बल भी एक स्वतंत्र सत्ता रखा है। बल ह्याम निग्रहम अर्थात शरीर में रोग निग्रह शक्ति को बल कहा जाता है। बल ही दोषों का नियंत्रण का सामर्थ्यवान उपाय है। आचार्य चरक ने अनेक स्थानों पर व्याधि शमन के अर्थ में बल शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार व्याधि शमन हेतु बल शब्द का प्रयोग आयुर्वेद में हुआ है। क्या? पहली बात, ओज का पर्याय ही बल को माना गया है। ठीक है, दूसरा जो बल है वो अपनी एक स्वतंत्र सत्ता भी रखता है। कैसे? कि जितने भी रोग हैं अगर उसमें शरीर में हमारे रोग निग्रह शक्ति हो को बल कहा गया है। ठीक है, जो रोग को रोकने की शक्ति है उसको बल कहा गया है। बल ही दोष को नियंत्रण का सामर्थ्यवान उपाय है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इस प्रकार व्याधि शमत्व हेतु बल शब्द का प्रयोग आयुर्वेद में हुआ है। ओज को बल का उत्तरदायी घटक माना है। ठीक है, आचार्य वाग्भट ने बल को त्रिदोषहर माना है तथा स्पष्ट किया है जिस आरोग्य के लिए चिकित्सा की जाती है उसका आधार बल ही है। आचार्य चरक ने शारीरिक बल को अनुमेय भाव से माना है तथा उसकी परीक्षा व्यायाम शक्ति को देखकर अनुमान द्वारा करने का निर्देश दिया है। बल हम काय से देख सकते हैं? व्यायाम शक्ति से आचार्य चरक ने बताया कि हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, या फिर दशविध परीक्षा के अनुसार देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि आचार्यों ने विविधता से बल शब्द का प्रयोग करते हुए उसके प्रयोग के दो मुख्य प्रयोजन माने हैं। दो मुख्य प्रयोजन क्या है व्याधि के? वो है व्याधि को उत्पन्न ना होने देना तथा उत्पन्न हुई व्याधि को नष्ट करने में सहायक होना। ओज एवं बल में अंतर इस तथ्य को सिद्ध करता है। क्या? कि आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान 15वें में ओज तथा बल में विस्तृत, व्यापक तथा क्षय के लक्षणों का अलग अलग वर्णन किया है। ठीक है, उसके बाद ओज को सभी धातुओं का सार माना है तथा प्रमाण का स्पष्टता उल्लेख किया है, जबकि बल का एक अनुमेय भाव है। ठीक है, बल के कार्य क्या है? बल के द्वारा ही शरीर में स्थिरता आती है। मांस का उपचय बल से होता है। शरीर की सभी चेष्टाओं के लिए शक्ति रूप बल ही है। अच्छा, ठीक है, ये हो गया बल। अब बल के भेद क्या बताए गए? सहजस, कालज और एकीकृत। ठीक है, तो सहजस बल क्या होता है? जो हम सहन कर लेते हैं। ठीक है, तो सहजस एकीकृतम प्राकृतम, शरीर और मन के स्वाभाविक या प्राकृत बल को सहज बल कहते हैं। अर्थात गर्भ को उत्पन्न करने वाले माता पिता का बल जैसा होगा तथा बल की गर्भ की प्रकृति के अनुसार शरीर और मन का जो बल उत्पन्न होगा वह सहज बल कहा जाता है। ठीक है, कालज क्या है? कालकृत मृत्यु विभागम वै कृतम चा, 6 ऋतुओं के प्रभाव से जो तथा आयु के प्रभाव से जो बल शरीर में घटता व बढ़ता है वो क्या है? वो कालज बल कहलाता है। उसके बाद क्या है कि क्या है? ये हो गया सहज बल। ठीक है, कालज बल हो गया जो शरीर के बल को घटाता है, यानी कि घटाता व बढ़ाता है, मतलब ऋतुओं के प्रभाव से जो भी हमारे शरीर के बल को घटा और बढ़ा रखा है वो क्या है? कालज बल है। या फिर जो अवस्था है यानी कि बाल अवस्था, युवा अवस्था, इनके अनुसार जो है बल को घटा और बढ़ा रहा है वो भी क्या है? वो भी हमारा कालज में आएगा। ठीक है, युक्तिकृत क्या है? युक्तिकृतम पुनस्तृत दाहार श्रेष्ठा योगजम, यानी कि बल को बढ़ाने वाले पौष्टिक आहार विहार यथा दूध, घृत आदि के सेवन से तथा व्यायाम आदि चेष्टाओं के द्वारा यह युक्तिपूर्वक ऊर्जस्कर औषधियों, रसायन व बाजीकरण के प्रयोग से मनुष्य जो भी हम जो नेचुरल नहीं है, जो हम बाहर से ले रहे हैं, जैसे हमारे अंदर विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है तो हम कहाँ से लेते हैं? बाहर से लेते हैं। ठीक है, तो यही है जो हम बाहर से ले रहे हैं तो वो हमारे युक्तिकृत हो गए। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद क्या है? नेक्स्ट अगर हम आए तो अब हमारा एक टॉपिक बस रह गया था, सॉरी मैं भूल गई थी। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आपके ओज 6 के लक्षण और व्याधियों की बात की गई है। ठीक है, क्या है? ओज 6 के लक्षण और व्याधियों की बात की गई है।
तो ओज 6 और विकृतियाँ, इनकी बात कर लेते हैं। पहले ओज 6 के कारण क्या होते हैं? आहार विहार और मानसिक निदान। ठीक है, आहार क्या है? क्षुधा लगने पर हम भोजन नहीं करते। ठीक है, अनुचित काल में मात्राहीन भोजन करते हैं। ठीक है, विहार क्या है? विहार है अत्यधिक श्रम कर लेते हैं। मानसिक क्या है? क्रोध करते हैं, शोक करते हैं, चिंता करते हैं। ठीक है, अन्य निदान क्या है आपके? कि आप अभिघात कर लेते हैं या धातुओं का क्षय हो जाता है। ठीक है, ओज की विकृतियाँ। अब हम ओज की विकृतियों की बात करें तो ओजो विस्त्रंसव, ओजो व्याप्त, ओजक्षय। ठीक है, ओज विस्त्रंसव क्या है? कि अपने स्थान से चलायमान होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ओज विस्त्रंस कहलाती है। ठीक है, संधियों में विश्लेष होना, गात्र सदन अर्थात शरीर के अंगों में पीड़ा होना, दोष चयवन अर्थात दोषों का स्वास्थान में भ्रंश होना, क्रिया संधिरोधश अर्थात शारीरिक मानसिक व वाचिक क्रियाओं का रुक जाना। उसके बाद ओज व्यापत के लक्षण क्या है? कि स्वास्थान में स्थित ओज का दोषों के द्वारा दूषित होने को ओज व्याप्त कहलाता है। ठीक है, तो क्या क्या है इसके लक्षण? स्तब्ध गात्रता यानी कि अंगों में जड़ता होना, गुरु गात्रता यानी कि जो शरीर का भारीपन होना। ठीक है, शरीर में भारीपन होना, वात्यजन्य शोफ। ठीक है, वर्ण भेद अर्थात वर्ण में परिवर्तन, ग्लानि, तंद्रा, निद्रा। ओजक्षय के क्या लक्षण हो गए? मूर्छा, माशय, मोह, प्रलाप, मृत्यु। ठीक है, उसके बाद है रोगी का भयभीत रहना। आचार्य चरक ने जो बताया वो है रोगी का भयभीत होना, दुर्बलता, बार बार चिंता करना, इंद्रियों में वेदना, शरीर की शाया का विकृत होना, थकावट, शरीर का रूक्ष व क्रश होना, मन का अपने विषय से संलग्न नहीं होना, शरीर की कांति नष्ट होना। ठीक है, ओजक्षय जन्य व्याधियाँ कौन कौन सी होती है? मधुमेह, प्रमेह, सर्वधातु क्षय, पांडु, राजेश्मा। ठीक है, ये होती है। उसके बाद आपका ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। उसके बाद है कि अति संवेदनशील क्या होता है? ठीक है, अति संवेदनशील लत्व क्या होता है? हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, ये है आपके में अति संवेदनशील, बढ़ा देते हैं अति संवेदनशील। ठीक है, तो अति संवेदनशीलत्व क्या होता है? शरीर की व्याधि क्षमता बल की प्रक्रिया का एक ही अति तीव्र स्वरूप अति संवेदनशीलत्व है। जब शरीर के किसी मार्ग से प्रवेश करने वाले पदार्थ या त्वचा के संपर्क में किसी वस्तु विशेष के आने पर किसी व्यक्ति को प्रबल प्रक्रिया उत्पन्न होती है तो उसे अति संवेदनशीलत्व कहा जाता है। मतलब कि जैसे मानो हमारे में क्या होता है, जैसे ही कोई कुछ आया हमारे शरीर में। ठीक है, मान लो कि हमारे में फंगल इन्फेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो जो फंगस हमारे अंदर आया है, ठीक है, कहीं से भी आया, चाहे वो कोई किसी भी मार्ग से आया, तो क्या होगा? हमारे अंदर उसके विपरीत प्रक्रिया होगी। ठीक है, होगी। लेकिन अगर वो फंगस हमारी बॉडी पे अधिक बल का है, हमारी जो संवेदन शक्ति है उससे अधिक बल का है, तो वो अपना असर दिखाएगा। लेकिन अगर कम बल का है तो असर नहीं दिखाएगा। तो अति संवेदनशीलत्व किसी औषधि, सौंदर्य प्रसाधन, रसायन, भोजन पदार्थ या किसी विशिष्ट प्रभोजन के प्रति हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम किसी चीज़ से भी हो सकता है, हमें हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी हमें किसी भी चीज़ से हो सकती है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें, कुछ लोगों को धूल से होती है एलर्जी, अस्थमा हो जाता है उन्हें भाई। ठीक है, कुछ लोग नॉर्मल कितनी भी धूल हो आराम से खड़े रहते, कोई उन्हें परेशानी नहीं होती। तो क्या होती है? अति संवेदनशीलत्व होता है। तो ये किसी के भी द्वारा होता है। सामान्यतः अहानिकारक यह पदार्थ कुछ व्यक्तियों के शरीर में प्रविष्ट होते ही एंटीजन का काम शुरू कर देते। क्या ये एंटीजन का काम शुरू करते हैं? जैसे ही शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये क्या करते हैं? अपने अंदर वो फाइट नहीं कर पाती, उनकी बॉडी उस चीज से, उनकी इम्यूनिटी इतनी वीक होती कि वो उससे लड़ ही नहीं पाती है। ठीक है, जब वो लड़ नहीं पाती तो क्या होता है? वो अपना लक्षण दिखा देता है, अपना असर दिखा देता है। तो क्या होता है? वो फिर रिएक्शन कर जाता है। ठीक है,
तो क्या होता है कि एंटीजन जो होते हैं अपना काम शुरू कर देते तथा उनके शरीर में व्याधि क्षमता प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती। क्या होता है, बहुत तेजी से व्याधि शमित्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, फिर क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के फलस्वरूप कनेक्टिव टिश्यू के मास सेल की क्षति होने लगती है। क्या होता है, इनका असर इतना तेज होता है कि मास सेल खत्म होने लगते हैं, ठीक है, अपने आप बनते नहीं है बल्कि खत्म होने लगते हैं, जो हेपेरिन और हिस्टामाइन आदि पदार्थों से रक्त में छोड़ते हैं, जिससे मनुष्य शरीर में अति संवेदनशीलत्व के लक्षण उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या क्या है, त्वचागत शोफ, त्वचा में रुक्षता, त्वचा में रक्तता, हाथ पैरों का ठंडा पड़ जाना, नाड़ी तीव्रता, मंद से चलना, हृदय का बहुत तेज चलना, अत्यधिक पसीना आना, त्वचा में आर्द्रता, शौक के लक्षणों का उत्पन्न होना, श्वासकृशता, नाड़ी तीव्रगत व मलबल से चलना, शिरशूल, ये सब होने लगते हैं, ठीक है। अति संवेदनशील जन्य विकार कौन से हैं, एनाफाइलेटिक शॉक, सिस्टमैटिक डिस्टमिक सच एज एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा, एंजिया एक्सेट्रा, या ड्रग एलर्जीज, ऑटो सेंसिटिविटी एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद आ रहा है सात्म असात्म एवं विरुद्ध आहार का आयुर्वेदीय मत, ठीक है। तो क्या है, सात्म असात्म, ठीक है, बहुत हैवी है। एक काम करते हैं, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे क्योंकि इसी में अष्टनिंद्रिय पुरुष भी आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इसके आगे का बाद में नेक्स्ट वीडियो में डाल देते हैं, ठीक है। बहुत है अभी तो, ठीक है, ये चैप्टर बहुत लंबा है, तो अगले वीडियो में हम इसका डालेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, ओके।